प्रिय श्रोताओं, किस्से, कहानियाँ और घटनाएं हमारे जीवन को उचित मार्ग दिखाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हिंदी साहित्य में तेनालीराम से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। तो हमने जो सीरीज प्रारंभ की है तेनालीराम की कहानियों की, उन्हीं कहानियों में आज प्रस्तुत होने जा रही है तेनालीराम की चतुराई से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी, जिसका नाम है सबसे बड़ा सबूत। जी हाँ, सबसे बड़ा सबूत। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, सबसे पहले इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि आप तक ऐसी रोचक और मनोरंजक कहानियाँ सबसे पहले पहुँच सके। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। पिछले कुछ दिनों से सभी दरबारी तेनालीराम के विरुद्ध महाराज के कान भरने में लगे हुए थे। इस समय भी एक दरबारी महाराज के पास उपस्थित होकर यही कार्य कर रहा था। महाराज, यदि नाराज न हो तो कुछ अर्ज करूं? हाँ हाँ, क्या बात है, कहो। महाराज, वह दरबारी बोला, सुनने में आ रहा है कि आजकल तेनालीराम गलत तरीके से खूब धन इकट्ठा कर रहा है, और चूंकि वे आपके खास कृपा पात्र है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती आपसे शिकायत करने की। मासूम प्रजा दो पाटों के बीच पीस रही है। एक ओर आपका डर है, दूसरी ओर तेनालीराम की धमकियाँ। यदि ऐसा है तो हम इस मामले की जांच कराएंगे। महाराज जानते थे कि बहुत से दरबारी तेनालीराम से जलते हैं, इसलिए शिकायतें करते हैं। अतः इस प्रकार जांच करवाएंगे कहकर वे बात टाल गए। उधर दरबारी भी हार मानने वाले नहीं थे। महाराज बात टालते रहे और दरबारी शिकायतें करते रहे। एक दिन महाराज सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दरबारियों की बातों में कुछ सच्चाई हो और हम तेनालीराम के स्नेह के कारण बात को टालकर कोई अन्याय कर रहे हो। जिस प्रकार से शिकायतें आ रही है, उससे तो यही लगता है कि वह हमारे प्यार का अनुचित लाभ उठा रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान को बदलने देर नहीं लगती। तेनालीराम को दंड देना ही होगा, अन्यथा मेरे न्याय पर उंगली उठने लगेगी। ये बात मस्तिष्क में आते ही महाराज ने तुरंत ही तेनालीराम को दरबार में बुलाया और बोले, तेनालीराम, पिछले कुछ समय से तुम्हारे खिलाफ काफ़ी शिकायतें मिल रही है कि तुमने घूसखोरी से काफ़ी धन एकत्रित किया है। तुम लोगों को डरा धमका कर पैसे ऐंठते हो। यह सब झूठ है महाराज। तेनालीराम ने इस बात का जोरदार खंडन किया। आप तो जानते ही है कि मुझसे जलने वालों की कमी नहीं है राज्य में, इसलिए ये लोग मेरे विरुद्ध आपके कान भरते हैं। हम जानते हैं, इसलिए इतने दिनों तक बात को टालते रहे, किंतु अब और अधिक शिकायतें हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अतः या तो तुम अपनी ईमानदारी का प्रमाण दो या पद से त्यागपत्र दे दो। महाराज के स्वर में छिपे दर्द को तेनालीराम ने फौरन भांप लिया। वह समझ गया कि उसके शत्रुओं ने महाराज की नाक में दम किया हुआ है, अतः दुखी होकर ही महाराज को ऐसा कहना पड़ रहा है। मन ही मन उसने निर्णय कर लिया कि इस साजिश का भंडाफोड़ करके ही दम लूँगा। ठीक है महाराज, मैं शीघ्र ही आपको अपने निर्दोष होने का प्रमाण दे दूंगा, कहकर तेनालीराम दरबार से चला गया। तेनालीराम को भरे दरबार में अपमानित करवाकर उनसे जलने वाले दरबारी मन ही मन बेहद खुश हो गए।
दूसरे दिन दरबार की कार्यवाही आरंभ हुई ही थी कि तेनालीराम का नौकर आंखों में आंसू लिए दरबार में उपस्थित हुआ और एक पत्र प्रधानमंत्री के हाथों में सौंप दिया। सभी ने उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखा। सभी जानना चाहते थे कि तेनालीराम ने क्या उत्तर भेजा है अथवा त्यागपत्र भेज दिया है। मंत्री ने पत्र लेकर महाराज की ओर बढ़ाया तो उन्होंने आदेश दिया। उन्हें विश्वास था कि पत्र तेनालीराम ने अवश्य ही अपनी बेगुनाही का सबूत भेजा है, मगर नौकरों की आंखों में आंसू देखकर वे विचलित अवश्य हो गए। उधर प्रधानमंत्री पत्र खोलकर पढ़ने लगा, जो इस प्रकार था। महाराज, सत सत नमन। कल मुझे निर्दोष को भरे दरबार में बड़ा लज्जित होना पड़ा। मेरे दरबारी साथी भी मेरे खिलाफ यह आरोप सुनकर चुप बैठे रहे, जिससे लगा कि मैं उनकी नज़र में कसूरवार हूँ। मुझ जैसे सत्यवादी के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति बेहद कष्टकर थी। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इसलिए मैं स्वयं को नदी की भेंट चढ़ा रहा हूँ। ईश्वर से यही कामना है कि महाराज के नेतृत्व में विजयनगर राज्य खूब फूले और फले। आपका सेवक तेनालीराम। पत्र का मजनून सुनते ही महाराज ने अत्यधिक वेदना के कारण आंखें मूंद ली। आंसुओं की 2 बूंदें उनके गालों पर लुढ़क आई। फिर एक दीर्घ श्वास लेकर बड़बड़ाए, हे प्रभु, मैं यह कैसा अनर्थ कर बैठा। अब तेनालीराम जैसा अनमोल हीरा हमें कहाँ मिलेगा। आप ठीक कहते हैं महाराज। तेनालीराम का हितैषी एक दरबारी दुखी स्वर में बोला। तेनालीराम राजभक्त, विद्वान, सत्यवादी और ईमानदार था। वह सबका हितैषी और खुश मिजाज था। लोगों ने बेवजह उन पर लालछन लगाए, जिससे आहत होकर ही उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। अब तो मैं समझता हूँ कि हमारे उन दरबारियों के कलेजों में ठंडक पड़ गई होगी, जिन्होंने यह षड्यंत्र रचा। धीरे धीरे दरबार कक्ष में तेनालीराम की प्रशंसा के गीत गाए जाने लगे। इनमें दोनों ही किस्म के लोग थे, तेनालीराम के हितैषी भी और शत्रु भी। जो रोज राजा के कान भरते थे, वे भी इस वार्ता में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। दरबार में तेनालीराम के गुणों की चर्चा शुरू हो गई। सभी बढ़ चढ़कर तेनालीराम की बड़ाइयाँ कर रहे थे। दरबारियों ने कबूल किया कि उन पर लगा भ्रष्टाचार का यह आरोप बिल्कुल मिथ्या था और उनके दुश्मनों ने उन्हें बदनाम करने के लिए यह चाल चली थी। सभी ने एक मत से इसका अनुमोदन किया। ठीक उसी वक्त दर्शक दीर्घा से एक साधु उठा और अपना चोंगा उतार कर फेंकते हुए बोला, महाराज, न केवल आपने बल्कि मेरे दरबारी साथियों ने भी मुझे निर्दोष बताया है। मेरी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत और क्या होगा महाराज। सभी ने देखा कि वह साधु स्वयं तेनालीराम था। उसे अपने समक्ष देखकर उससे ईर्ष्या करने वाले दरबारी जहां भौचक्के से दिखने लगे, वहां उसके मित्र और स्वयं महाराज का चेहरा खिल उठा। वे एक सुखद मुस्कान होठों पर बिखेर कर बोले, तुमसे कोई नहीं जीत सकता तेनालीराम। तुम्हारी विद्वत्ता का पार नहीं पाया जा सकता। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम निर्दोष हो और ऐसा तुमने अपने आलोचकों के मुंह से ही कहलवा दिया। तुम धन्य हो तेनालीराम, तुम धन्य हो। तो तेनालीराम की चतुराई से जुड़ी यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं।
और चैनल पर पहली बार आपने अगर दी है दस्तक तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से वे संपूर्ण कहानियाँ, किस्से और उपन्यास की छटाएं प्रस्तुत होती है, जिन्हें सुनकर आप हिंदी साहित्य से सराबोर हो उठेंगे। तो इस कहानी में अब तक बने रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।